जय हिंद साथियों, जीएस अड्डा में आपका स्वागत है। और आज हम पॉलिटी के पहला चैप्टर संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उदय, निर्माण व विशेषताएं पर चर्चा करेंगे। इस चैप्टर को हम 3-4 एपिसोड में कवर करेंगे। और चलिए आज चर्चा करते हैं हम संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर। आइए जानते हैं संविधान क्या है। संविधान क्या है? संविधान एक मूलभूत सिद्धांत का एक निकाय है जिसके तहत राज्य का शासन किया जाता है। अगला पॉइंट है, संविधान किसी राष्ट्र का मूलभूत कानून है जो समाज की आकांक्षाओं और लक्ष्य को पूरा करता है। अगला पॉइंट है, यह एक व्यापक रूपरेखा है जिसके भीतर रहकर कोई व्यक्ति अपना स्वतंत्रता का आनंद लेते हुए अपनी आकांक्षाओं और लक्ष्य को पूरा करता है। यानी संविधान वो चीज़ें हैं जो आपकी फ्रीडम को आनंद लेते हुए आकांक्षाओं और लक्ष्य को पूरा करता है। और हम बहुत विस्तारित रूप से हम आप लोगों को संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर चर्चा कर रहे हैं। और आप लोग कॉपी लेकर नोट करते रहिएगा और हमारे इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिएगा। अगला पॉइंट है, यह उन मूलभूत मूल्यों की परिभाषित करता है जिनका उल्लंघन हम सब नहीं कर सकते हैं। संविधान का उल्लंघन हम लोग नहीं कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, संविधान एक जीवित दस्तावेज है जो समाज की बदलती आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुसार निम्नलिखित कारणों के द्वारा विकसित किया गया है। पहला कारण क्या है? संविधान संशोधन के द्वारा। दूसरा पॉइंट क्या है? न्यायालय के निर्णय एवं न्यायिक व्याख्या के द्वारा। तीसरा क्या है? सम्मेलन के द्वारा। चौथा क्या है? विधियों के द्वारा। ठीक है, आइए जानते हैं संविधान का वर्गीकरण। संविधान कितने भागों में बांटा गया है? केंद्रीय राज्य संबंध आधारित। दूसरा है विधायिक और कार्यपालिका संबंध आधारित, यानी संसदीय प्रणाली, राष्ट्रपति प्रणाली। ठीक है, अगला है परिवर्तनशीलता आधारित, यानी कठोर नहीं, लघु, लचीले। ठीक है, चौथा है निर्माण प्रक्रिया पर आधारित, यानी लिखित, जो संविधान कहते हैं हमारा लिखित दस्तावेज है। ठीक है, आइए जानते हैं संविधान का महत्व पे चर्चा करते हैं। यह हमें राजनीतिक रूपरेखा एवं निर्माण या निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करता है। यह हमें राजनीतिक रूपरेखा एवं निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करता है। अगला पॉइंट है, संविधान ब्रिटिश शासन के दौरान हमारे संघर्षों और आकांक्षाओं, आदर्शों और राष्ट्रीय संघर्ष को प्रदर्शित करता है। अगला पॉइंट है, संविधान हमें एक नैतिक पहचान भी देता है। अगला पॉइंट है, संविधान किसी व्यक्ति को भारतीय पहचान का अधिकार देता है और इसकी पुष्टि भी करता है। संविधान जो है हमें भारतीय पहचान का अधिकार भी देता है और इसकी पुष्टि भी करता है। नोट, एक सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था। उच्चतम न्यायालय ने 1970 में कहा, संविधान प्रत्येक नागरिक को समानतावादी सामाजिक व्यवस्था प्रदान करता है और सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। आइए जानते हैं संविधान का उद्देश्य के बारे में। संविधान का उद्देश्य समाज की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सरकार को सक्षम बनाना, न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए अनुकूल परिस्थिति बनाना। संविधान का उद्देश्य समाज की आकांक्षाओं को पूरा करना, सरकार को सक्षम बनाना, न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए अनुकूल परिस्थिति बनाना। अगला पॉइंट है, यह सुनिश्चित करता है कि
समाज के निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है या सरकार गठन कैसे किया जाएगा। सरकार यह सुनिश्चित करता है कि समाज के निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है तो सरकार गठन कैसे किया जाता है। हम आगे भी चर्चा करेंगे सरकार गठन कैसे करते हैं। संविधान कुछ मूलभूत नियम प्रदान करता है जिससे समाज के सदस्यों के बीच न्यूनतम समन्वय हो सके। अगला पॉइंट है संविधान एक सीमा निर्धारित करता है जिसके अंतर्गत सरकार और नागरिकों के नियम लागू कर सकती है। संविधान के सीमा के अंदर जिसके अंतर्गत सरकार नागरिकों के लिए नियम लागू कर सकती है। चलिए भारतीय संविधान की विशेषताएं जान लेते हैं। पहला है लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान। दूसरा है उद्देशिका। तीसरा है विश्व का सबसे विस्तृत संविधान, यानी विश्व का सबसे बड़ा संविधान हमारा है। लिखित एवं निर्मित संविधान है। ये मुख्य पॉइंट है और हम आपको बता दें ये स्टेट पीसीएस में सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं कि संविधान की मुख्य विशेषताएं बताइए। ठीक है, तो इस पर ध्यान रखिए लोग, आप लोग अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करिए। पांचवा है संपूर्ण संप्रभु एवं संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। छठा है संसदीय शासन व्यवस्था। आठवां है संसदीय शासन व्यवस्था। सातवां है मौलिक अधिकार तथा मौलिक कर्तव्य। आठवां है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नौवां है समाजवादी राज्य और 10वां है पंथ निरपेक्ष राज्य और 11वां है कठोरता और लचीलापन के समीक्षण और 12वां है आपातकालीन संबंध और 13वां है शांति और शांति विश्व भारतीय का लक्षण। ये संविधान की मुख्य विशेषताएं हैं जो आप लोग ध्यान में रखिए। चलिए आज का अगला पॉइंट देख लेते हैं। आइए जानते हैं, ये आपको एम लक्ष्मीकांत में भी इस तरह का नहीं मिलेगा। ठीक है, आइए जानते हैं संविधानवाद क्या है। संविधानवाद एक राजनीतिक दर्शन इस विचार पर आधारित है कि सरकार को शक्ति लोगों से प्राप्त होती है एवं सरकार की शक्तियों को संविधान के द्वारा सीमित किया जाना चाहिए। संविधानवाद एक राजनीतिक दर्शन इस विचार पर आधारित है कि सरकार को शक्ति लोगों से प्राप्त होती है एवं सरकार की शक्तियों संविधान के द्वारा सीमित किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट है संविधानवाद की उत्पत्ति इंग्लैंड के राजा जॉन के मैग्ना कार्टा अंग्रेजी बिल ऑफ राइट्स से हुई है। संविधानवाद की उत्पत्ति इंग्लैंड के राजा जॉन के मैग्ना कार्टा और अंग्रेजी बिल ऑफ राइट्स से हुई है। आइए जानते हैं अगला पॉइंट। संविधानवाद एक पश्चिमी विचार एवं एक नकारात्मक अवधारणा है क्योंकि यह राज्य को प्रतिबंधित और सीमित करने का प्रयास करता है। अगला पॉइंट है संविधानवाद का अवयव के बारे में जानते हैं। कानून का नियम ब्रिटिश विधेयता एवं संविधानविद डैसी द्वारा विकसित किया गया है। कानून का नियम ब्रिटिश विधेयता संविधानविद डैसी द्वारा विकसित किया गया है। शक्ति और पृथ्वीकरण का सिद्धांत भारत और शक्ति पृथ्वीकरण का मिश्रित के स्वरूप का स्वीकार करता है। अगला पॉइंट है स्वतंत्रता प्रेस तथा मीडिया। अगला पॉइंट है स्वतंत्र न्यायपालिका। अगला पॉइंट है निर्वाचित सरकार का अस्थायीता। चलिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के हम बारे में चर्चा करते हैं। आज भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत, ये सिद्धांत भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विकसित किए गए थे। राष्ट्रवादी आंदोलन
राष्ट्रवादी आंदोलन विरासत में मिले हैं, इन सिद्धांतों को संविधान का सभा मूर्त रूप से प्रदान करती है। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय आंदोलन 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 से मिले सिद्धांत का सबसे अच्छा सारांश जो संविधान सभा में लाया गया है वो था पंडित जवाहरलाल नेहरू 1946 में लाया गया उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसोल्यूशन। इसे संविधान की आकांक्षाओं को मूल्यों को रखा था। आइए जानते हैं इसका परिचय जान लेते हैं आज। परिचय कंपनी शासन की शुरुआत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में एक व्यापारिक कंपनी के रूप में स्थापित हुई और 1765 में शासकीय निकाय में बदल गई। कंपनी शासन की शुरुआत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्ष 1916 में एक व्यापारिक कंपनी के रूप में स्थापित हुई और 1765 में एक शासकीय निकाय में बदल गई थी। अगला पॉइंट जान लेते हैं आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप। बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी राजस्व एकत्र करने का अधिकार मिला तब धीरे धीरे यह भारतीय मामलों में हस्तक्षेप करने लगी। 1765 में आपको बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अर्थात राजस्व दीवानी का अधिकार प्राप्त हुए कर लिए। इसके तहत भारतीय क्षेत्र में शक्ति प्रदान की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। 1858 में सिपाही विद्रोह परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज क्राउन भारत के शासन का उत्तरदायित्व अप्रत्यक्ष हाथों में ले लिया। और अगला पॉइंट है 15 यह शासन 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति का अनवरत रूप में जारी रखा। आइए जानते हैं मेन इंडियन ड्यूरिंग कंपनी रूल 1773 से 1858 तक। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान देख लेते हैं मुख्य पॉइंट क्या है और ये सीधे प्रश्न पूछते हैं इससे, ठीक है। तो आप लोग इस सेशन को अधिक से शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में जानते हैं। इसका प्रावधान क्या है। बंगाल के गवर्नर को बंगाल गवर्नर जनरल बना दिया। बंगाल के गवर्नर प्रथम जनरल वारेन हेस्टिंग थे। अगला पॉइंट है 1774 में कोलकाता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। अगला पॉइंट है बम्बई एवं मद्रास की प्रेसिडेंसियों को बंगाल के गवर्नर जनरल को अधीनस्थ कर दिया। अगला पॉइंट है कंपनी के कर्मियों अधिकारियों को किसी भी प्रकार के निजी व्यापार में संलग्न होने या मूल निवासियों से रिश्वत लेने पर रोक लगा दिया। अगला पॉइंट है कंपनी पर ब्रिटिश सरकार को नियंत्रण मजबूत हुआ। कोर्ट ऑफ डायरेक्ट कंपनी के शासकीय निकाय को अपने राजस्व नागरिक को सैन्य मामलों में रिपोर्ट देने के लिए कहा। 1784 पीटर्स इंडिया अधिनियम का प्रावधान देख लेते हैं जो मेन प्रावधान दिए गए हैं। कंपनी के अधीनस्थ भारतीय क्षेत्र में पहली बार ब्रिटिश संपत्ति कहा गया। अगला पॉइंट है कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों में अंतर किया गया। अगला पॉइंट है द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। यहाँ से यानी दोहरी शासन व्यवस्था प्रणाली शुरुआत हो गई। वाणिज्यिक मामलों में कोर्ट ऑफ डायरेक्ट देखने लगे। अगला पॉइंट है राजनीतिक मामलों में बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक एक नया निकाय बन गया। अगला देख लेते हैं 1813 चार्टर अधिनियम का प्रावधान। 1813 के चार्टर अधिनियम भारत की कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया, जैसे कि चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर दिया गया है। ये बहुत मुख्य पॉइंट है। भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त
और चाय व्यापार और चीनी के साथ व्यापार को छोड़ दिया गया। अगला पॉइंट है ईसाई मशीनरियों को पश्चिम शिक्षा को प्रसार आज्ञा दी गई, यानी ईसाई मशीनरियों को पश्चिमी शिक्षा के प्रसार की आज्ञा दी गई, यानी परमिशन दिया गया। अगला पॉइंट है 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम के बारे में जान लेते हैं। इसका प्रावधान क्या क्या है। भारत के केंद्रीकरण की दिशा यह अधिनियम निर्णायक कदम है। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम जनरल गवर्नर बने। बहुत इम्पोर्टेंट है, भारत का प्रथम गवर्नर कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। अगला पॉइंट है पुराने अधिनियम एक्ट के तहत बने कानून और रेगुलेशन नियामक कहा जाता है, जबकि इस अधिनियम के तहत कानूनों को एक्ट अधिनियम कहा जाने लगा। अगला पॉइंट है कंपनी के सभी व्यावसायिक गतिविधियां को समाप्त कर दिया गया। कंपनी अब पूर्ण रूप से एक प्रशासनिक निकाय बन गई। अगला पॉइंट है सिविल यानी प्रशासनिक, यानी जिसको बोलते हैं आप लोग यूपीएससी, सिविल सर्विस कमीशन, सीएससी इसको बोलते हैं। सिविल यूपीएससी जो हम एग्जाम देते हैं, तभी ये 1833 में सिविल प्रशासनिक सेवाओं के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली आरंभ हो गई। यहीं से आरंभ हुआ था, यूपीएससी का एग्जाम यहीं से आरंभ हुआ था 1833 से ही। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो आप लोग याद रख सकते हैं इस चीज़ को, बहुत मुख्य पॉइंट है। आइए अगला पॉइंट है 1853 का चार्टर अधिनियम। यह चार्टर अधिनियम की श्रेणी अंतिम अधिनियम था। यह चार्टर अधिनियम का अंतिम अधिनियम था। अगला पॉइंट है गवर्नर जनरल परिषद के विधायी कार्यकारी का कार्य को अलग कर दिया गया। अगला पॉइंट है इसने एक अलग गवर्नर जनरल विधान परिषद की स्थापना की, जिसे भारतीय केंद्रीय विधान परिषद नाम से जाना गया है, और इसमें कोई स्थानीय प्रतिनिधित्व को मिलाकर कुल सदस्यों की संख्या 6 थी। अगला पॉइंट है गवर्नर जनरल परिषद का यह विधायी अंग लघु संसद के रूप में कार्य करता था। इस प्रकार पहली कानून बनाना सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना गया। अगला पॉइंट है जो बहुत मुख्य पॉइंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, सिविल यानी प्रशासनिक सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता के लिए वास्तविक रूप से आरंभ हो गई। यहाँ 1833 में जो आपको है ये शुरू हो गया। ठीक है, 1853 में सिविल प्रशासनिक सेवाओं के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली वास्तविक रूप से आरंभ हो गया था। 1854 में सिविल सेवाओं को संबंध में मैकाले समिति को नियुक्त किया गया। आपको पूछेगा कि सिविल सेवाओं के संबंध में मैकाले समिति का नियुक्ति कब से आरंभ हुई, तो 1854 में, और 1854 में सिविल सेवा संबंध में किस समिति का नियुक्ति किया गया, तो मैकाले समिति का नियुक्ति किया गया। जानिए आज इस एपिसोड का अंतिम अधिनियम के बारे में जान लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858 वर्ष 1857 के विद्रोह के परिणाम 1857 के विद्रोह के प्रशासन की कंपनी में एक सीमा उजागर कर दिया। अगला पॉइंट है विद्रोह ने कंपनी द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्र पर अधिकार और विभाजन के मांग के रूप में अवसर प्रदान किया। अगला पॉइंट है कंपनी के प्रशासन का अंत पीटस इंडिया एक्ट द्वारा शुरू की गई दोहरी प्रणाली का अंत हो गया। अगला पॉइंट है अब भारत को राज्य के सचिव में 15 सदस्यों के एक परिषद का माध्यम से क्राउन के नाम से शासित किया गया। और अगला पॉइंट है यह परिषद प्रकृति के सिर्फ सलाहकार थी। अगला पॉइंट है
वर्साय के परिचय। भारत के गवर्नर जनरल की कोई उपाधि को वर्साय में बदल दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल की उपाधि को वर्साय में बदल दिया गया, जिसने इस पद को प्रतिष्ठा को बढ़ा दिया गया। अगला पॉइंट है, वर्साय को सीधे ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता था। वर्साय को सीधे ब्रिटिश सरकार के द्वारा नियुक्त किया जा रहा था। अगला पॉइंट है, भारत के प्रथम वर्साय लॉर्ड कैनिंग थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के प्रथम वर्साय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। और द्वैत शासन प्रणाली को ख़त्म कर दिया गया। चलिए, आज के पहले एपिसोड में यहीं तक एम लक्ष्मीकांत का पहला एपिसोड समाप्त हुआ। और हम बता दूं आप लोगों को, दरभंगा वासियों के लिए GS अड्डा 17 BPSC हिंदी मीडियम नया बैच, समान अध्ययन मिथिला हाइब्रिड क्लासेस। हमारे यहाँ स्कॉलरशिप की व्यवस्था है। 70% की स्कॉलरशिप आप हमारे यहाँ एक टेस्ट दीजिए और 70% की छूट पाइए। हमारी विशेषताएं हैं, इस कोर्स की वैधता 1 वर्ष होगी। प्रत्येक विषय प्रिंट्स नोट्स होगी, नियमित क्लास टेस्ट होगी और टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स और मेंस पर आधारित होगी और आंसर राइटिंग एवोल्यूशन और एसे एवोल्यूशन की तैयारी करवाई जाएगी। हमारे यहाँ GS अध्ययन मिथिला हाइब्रिड क्लासेस, इसमें SSC, CGL, BPSC ट्री और बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, रेलवे, स्टेट, सीटेट और CDS अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए GS फाउंडेशन कोर्स आरंभ हो चुकी है। हमारे यहाँ आप दिए गए ऑफिस पता पर विजिट कर सकते हैं, अन्यथा आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल करके सीट को सुनिश्चित करवा सकते हैं। आज का मोटिवेशनल है। तजुर्बा कहता है, अपने लक्ष्यों से नहीं अपने अतीत से बेहतर रखो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।